गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 4 को। ये है एसिड्स बेसेस एंड साल्ट्स। तो इसको हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ने वाले हैं, और मैं बोलूँ तो न्यू एनसीईआरटी बुक से पढ़ने वाले हैं। इसके हर एक लाइन को पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। उन सारे क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग देखते चलेंगे। चलो हम लोग देखते हैं क्या क्या बातें बताई गई है एसिड्स बेसेस एंड साल्ट्स के बारे में। We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar, vinegar। तुम देखते हो कि अपने डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे लेमन क्या हो गया, नींबू हो गया, इमली हो गया। कॉमन साल्ट जो हम लोग खाते हैं, शुगर। विनेगर का यूज़ तुमने देखा होगा कि जो चाउमीन खाते हैं उसमें विनेगर डाला जाता है। डू दे हैव द सेम टेस्ट? तुम ही बता दो भाई, क्या इन सब का एक ही टेस्ट होता है? तो आंसर है नहीं, इनका तो टेस्ट अलग अलग होता है। लेट्स रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन टेबल 4.1। एडिबल सब्सटेंस का क्या मतलब होता है? खाने योग्य पदार्थ। ठीक है, तो 4.1 टेबल यहाँ पर हम लोग देखते हैं। यहाँ बोलता है सावर है, बीटर है और एनी अदर टेस्ट। तो चलो हम लोग टेस्ट करते हैं कि क्या हमें पता है कि ये कैसा टेस्ट करता है। ठीक है, तो लेमन जूस कैसा होता है? बिल्कुल ये सावर होता है। सावर मतलब खट्टा होता है। ऑरेंज जूस भी सावर ही होगा, विनेगर भी सावर ही होगा, कर्ड भी सावर होगा। इसके बाद टैमरिंड यानी इमली भी सावर इन टेस्ट होगा। अब देखो शुगर क्या है, ये तो अलग टेस्ट है, यानी कि ये स्वीट इन टेस्ट है। कॉमन साल्ट कैसा है? ये तो नमकीन लगेगा। ठीक है ना। आंवला ये भी सावर है। बेकिंग सोडा, यस, ये बीटर इन टेस्ट है। ये देखो ये बीटर इन टेस्ट है ना। ग्रेप्स क्या होगा? ये भी सावर इन टेस्ट होगा। अनराइप मैंगो ये भी क्या होगा? सावर इन टेस्ट होगा। और क्यूकम्बर भाई ये तो थोड़ा सा अलग ही टेस्ट होगा, जैसा तुम जानते हो। चलो तो यहाँ पर देखते हैं, इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड, यहाँ देखो टेस्ट मतलब चखना। एनी ऑफ दीज सब्सटेंसेस टेस्ट इट नाउ एंड इंटर द रिजल्ट इन टेबल 4.1। तो ये तो तुम्हें ही भरना है, तुम इसे अच्छे तरीके से अपने से भर सकते हो। ठीक है, अब बोल रहा है डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क टू डू सो। भाई यहाँ पर तुम्हें बता रहा है कि अब हर चीज़ को टेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो एडिबल सब्सटेंसेस हैं हमें उन्हें ही टेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी टेस्ट करना शुरू कर दो, कुछ भी जीभ पर रख दो तो वो हार्म भी कर सकता है, ये भी बात याद रखना। You find that some of these substances taste sour, some taste bitter, some taste sweet and some taste salty. Yes, ये जो नमकीन लग रहा था ये क्या है? ये शुगर क्या है? स्वीट है। कॉमन साल्ट क्या है? साल्टी है। ठीक है, चलो भाई यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन हमारा नहीं बनेगा, लेकिन अब आ गए एसिड्स एंड बेसेस। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस? एसिड और बेस में क्या डिफरेंस होता है? बच्चों एसिड को बोलते हैं अम्ल और बेस को बोलते हैं क्षारक। चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बताया गया है। तो कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सॉवर। तो यहाँ दही है, फिर लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, विनेगर है, ये कैसा टेस्ट करता है? सावर यानी खट्टा टेस्ट होता है। दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सावर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। तो यहाँ पर जब हम लोग एसिड्स एंड बेस का डिफरेंस लिखेंगे तो फर्स्ट डिफरेंस तो यही हो गया कि एसिड्स टेस्ट सावर, यानी कि एसिड का जो टेस्ट है वो कैसा होता है? सावर होता है। और उसके बाद देखोगे द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक। तो जो पदार्थ एसिड जिसमें पाए जाता है उनको बोलते हैं एसिडिक। ठीक है, यानी कर्ड कैसा पदार्थ हो गया? एसिडिक हो गया। लेमन जूस एसिडिक हो गया, ऑरेंज जूस एसिडिक हो गया, विनेगर एसिडिक हो गया। समझ गए? तो जिन सब्सटेंसेस में एसिड्स पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं एसिडिक। ठीक है, द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसर। ये वाला याद रखना है, ये VVI है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पूछेगा जिसका मीनिंग क्या होता है? सावर यानी कि खट्टा।
ठीक है। द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड्स। अब देखो ये जो सारे सब्सटेंस मैंने बताए ये क्या है, ये नेचुरल पदार्थ है। इसके अंदर जो एसिड पाया जाएगा उसे हम लोग नेचुरल एसिड कहेंगे। कोई दिक्कत? तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी बातें तुम्हें समझ में आ रही होंगी। अब चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का टेस्ट कैसा था? डज इट ऑल्सो टेस्ट सॉर? इफ नॉट व्हाट इज इट्स टेस्ट? यदि ऐसा नहीं है तो भाई कैसा टेस्ट था? तो तुमने चखा ही था। सिंस इट डज नॉट टेस्ट सावर इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड्स इन इट। तो भाई इसमें है क्या? इट इज़ बीटर इन टेस्ट। इफ़ यू रब, अब यहाँ पर इट इज़ बीटर इन टेस्ट है ना, और ये क्या है? ये है बेस, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग डिफरेंस करने लगते हैं तो एसिड कैसा टेस्ट करता है? सावर। और बेस कैसा टेस्ट करता है? बीटर। तो ये एक डिफरेंस तुम्हारा यहाँ पर हो गया। तो बेस का टेस्ट कैसा होता है? बीटर होता है। इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स, यदि हम लोग बेस को लें और इसको अपने उंगलियों, दो उंगलियों के बीच में इसको क्या करेंगे? रब करेंगे, तो देखोगे इट फील्स सोपी। यानी कि दूसरा डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं, बेसेस आर सोपी इन टच लेकिन एसिड्स आर नॉट सो। एसिड्स वैसे नहीं होते हैं। देखो तुमने कितने आसानी से हम लोगों ने दो डिफरेंस लिख दिए। जनरली सब्सटेंसेस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसेस। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन हमारा आ गया कि बेस किसे कहते हैं? तो क्लियरली यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हो, ये तो डेफिनेशन ही लिख दिया है बेस का। तो क्लास 7 में हमें यही पढ़ना है। आगे के क्लासेस में थोड़ा डिफरेंस आएगा लेकिन अभी यही पढ़ना है। तो द सब्सटेंसेस, यहाँ देखना, सब्सटेंसेस लाइक दिस, देखो सब्सटेंसेस विच आर बीटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग। ये दो वर्ड याद रखना है, बीटर इन टेस्ट, फील्स सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस। समझ गए कि वाटर बेसिस। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक, है ना। यानी कि जो सब्सटेंसेस जिसमें एसिड पाया जाता है उन्हें हम लोग बोलते हैं एसिडिक, और जो बेस वाले नेचर के सब्सटेंस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक, ठीक है। इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? अब देखो दुनिया के सभी चीज़ों को तो हम लोग टेस्ट नहीं करते चलेंगे। कुछ चीज़ हो सकता है कि जहर हो और हमारे मुंह को हानि पहुंचा दे, या फिर एसिड्स की बात करें तो जैसे HCl है, H2SO4 है, ये क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। यदि इसको हम लोग जीभ पर रखेंगे तो जीभ जल जाएगा, और जलेगा क्या? गायब ही हो जाएगा। तो क्या इसको फिर हम लोग टेस्ट करेंगे जीभ से? ना ना, कभी नहीं, ऐसा गलती नहीं करना है। इसको जीभ पर कभी भी नहीं रखना है। तो भाई इसका मतलब है हर एक चीज़ को हम लोग जीभ पर रख करके तो टेस्ट नहीं कर सकते। टेस्ट यहाँ करने का मतलब है कि चखना, चख नहीं सकते हैं। तो उसका टेस्ट तो कर सकते हैं, ये टेस्ट है, ये वाला टेस्ट तो कर सकते हैं, मतलब उसका परीक्षण तो कर सकते हैं कि वो एसिडिक है कि बेसिक है, बिल्कुल। तो बहुत ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका उपयोग करके फिर हम लोग टेस्ट करते हैं, ये वाला टेस्ट करते हैं कि वो एसिड है या फिर बेस है। तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन आने वाला है, देखो, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट। ये देखो ये TEST है, इसको ये एक टेस्ट क्या है? TAST। टेस्ट मतलब इसको चखना, और टेस्ट मतलब TEST मतलब परीक्षण करना। तो ये बात दोनों अलग अलग है, याद रखना। ये देखो टेस्ट मतलब ये क्या हुआ? चखना, और इस टेस्ट का मतलब है परीक्षण करना, ठीक है। वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, दीज सब्सटेंसेज आर नोन एज इंडिकेटर्स। यानी अब हम लोग को पढ़ना है व्हाट आर इंडिकेटर्स। तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिसका उपयोग करके हम लोग एसिड और बेस को टेस्ट करते हैं।
दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स। तो यहाँ से तो क्वेश्चन तुम्हारा आएगा ही आएगा, इंडिकेटर्स किसे कहते हैं, या इसको एसिड बेस इंडिकेटर भी कहा जाता है। समझ गए। तो स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड फॉर या फिर विच आर यूज्ड टू टेस्ट एसिड एंड बेस, विच आर यूज्ड टू टेस्ट एसिड एंड बेस, दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर जैसे तुम्हारे बुक में लिखा है इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस which are used to test whether a substance is acidic or basic, these substances are known as indicators। ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कई तरीके से हम लोग इंडिकेटर्स को लिख सकते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिसका उपयोग करके फिर हम लोग चेक करते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। तो इसको पहले मैं दिखाई देता हूँ। ये देखो, ये है लिटमस पेपर। तो ये क्या है बच्चा लोग, एक इंडिकेटर है। अब देखो, इसको कहते हैं रेड लिटमस पेपर और इसको कहते हैं ब्लू लिटमस पेपर। अब मान लो यहाँ पर मेरे पास ये ए है और यहाँ पर कुछ सब्सटेंस है बी। तो इसमें कौन एसिड है और कौन बेस है हमें नहीं पता। तो फिर हम लोग लिटमस पेपर का यूज़ करके चेक कर सकते हैं कि एसिड है या बेस है। देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, इस रेड लिटमस पेपर को ए में डालते हैं। तो रेड लिटमस पेपर को ए में डालते हैं तो इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। तो कैसा कलर हो जाता है, इसका कलर रेड को डालेंगे तो इसका कलर यहाँ पर चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा ब्लू। क्या हो जाएगा, ब्लू। तो हम लोग पहचान लेंगे कि ये क्या है, बेस है। और जब तुम ब्लू लिटमस पेपर को डालोगे इस बी में तो मान लो कि ये हो जाता है रेड। क्या हो जाता है, रेड। तो हम लोग पहचान लेंगे कि ये क्या है, ये है एसिड। इसका मतलब यहाँ पर हम लोगों ने चेक कर लिया बिना जीभ पर रखे ही कि कौन सा पदार्थ एसिड है और कौन सा पदार्थ बेस है। ठीक है, कैसे पता कर लिया, कैसे पता कर लिया, लिटमस पेपर के द्वारा। तो ये जो लिटमस पेपर फिर हो गया, ये क्या हो गया, ये एक इंडिकेटर हो गया। अब इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो लिटमस पेपर, जैसे कि रेड लिटमस पेपर को यदि हम लोग किस चीज़ में डालते हैं, बेस में डालते हैं, तो ये हो जाता है ब्लू। और ब्लू लिटमस पेपर को हम लोग यदि एसिड में डालेंगे तो वह क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर एसिड और बेस का टेस्ट हम लोग कर लेते हैं कि भाई एसिड कौन सा चीज़ एसिड है और कौन सा चीज़ बेस है। तो इसको हम लोग अब अपने तीसरे डिफरेंस में यहाँ लिख सकते हैं। एसिड और बेस का जो डिफरेंस लिखेंगे ना, उसमें इसको अब लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि बेस में जब रेड लिटमस पेपर को डालेंगे तो ये ब्लू में चेंज हो जाता है, और ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो वो रेड में चेंज हो जाता है। तो ये हो गया हमारा दो डिफरेंस। तो यहाँ देखो क्लियरली लिखा हुआ है, द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और अ बेसिक सब्सटेंस। यानी कि जो हम लोग इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो उसको यदि हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे या फिर बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वहाँ हम लोगों को चेंज इन कलर देखने को मिलेगा, जिससे हम पहचान जाते हैं कि कौन चीज़ एसिडिक है और कौन चीज़ बेसिक। ठीक है, देख फिर से मैं एक बार करता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर तीन चार कंटेनर में अलग अलग पदार्थ रखे गए हैं। अब तुम्हें दिया गया है रेड लिटमस पेपर और तुम्हें बताना है कि इसमें से बेस कौन है। रेड में लिटमस पेपर दिया गया और बेस कौन है। तो तुम सभी में इसको क्या करोगे, डिप करते जाओगे। पहले में डिप किया, दूसरे में डिप किया, लेकिन जैसे ही तुमने तीसरे में डिप किया ये ब्लू टर्न हो जाता है। मतलब ये ब्लू यहाँ पर रेड से क्या हो जाता है, ब्लू। तो तुम पहचान जाते हो कि ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है, बेस है। ऐसे हम लोगों ने पहचान लिया।
जबकि पहले वाले में कोई चेंज नहीं हुआ था, दूसरे में भी कोई चेंज नहीं हुआ था, तो हम इसकी पहचान बेस के रूप में नहीं कर पाते। लेकिन तीसरे में चेंज हो गया तो हम पता कर लिए कि ये क्या है, बेस है। ठीक है, तो चलो इस प्रकार से हम लोग चेक करते हैं, यानी कि वहाँ पर कलर चेंज होता है। अब बोलता है टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज का पेटल, जिसको हम लोग गुड़हल भी कहते हैं, आर सम ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स। तो यहाँ पर देखोगे कि इंडिकेटर्स भी दो प्रकार के होंगे, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर्स के नाम लिखें यदि क्वेश्चन आएगा तो टर्मरिक यानी कि हल्दी, लिटमस, चाइना रोज यानी कि उड़हल का पेटल, ये सब है नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द नेम ऑफ सम नेचुरल इंडिकेटर्स, देन यू कैन राइट दीज एग्जाम्पल्स। ओके, अब यहाँ से तुम्हारे चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है। देखो यहाँ पर बोलता है डू यू नो, तो यहाँ पर एसिड का नाम दिया गया है और किस चीज़ में ये पाया जाता है वह बताया गया है। तो बच्चा लोग, ये जो एसिड होता है ये भी अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे यदि विनेगर की बात करें तो उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है, ये बात तुम्हें एकदम अब याद रखना है। यदि एंट का स्टिंग है या बी का स्टिंग है तो उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इसका मतलब अलग अलग पदार्थों में जो एसिड पाया जाता है वह भी अलग अलग होता है। यहाँ साइट्रस फ्रूट है, जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कर्ड है, उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। स्पिनच है, उसमें ऑक्जेलिक एसिड, या टमाटो है उसमें भी ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। अब यहाँ देखो आंवला है, फिर सिट्रस फ्रूट है, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। और टैमरिंड में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टैमरिंड हो गया, फिर ग्रैप्स बोलता है, अनराइप मैंगोस, उसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो इस तरीके से ये जो हमें बॉक्स दिया गया है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्स हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे, तो तुम्हें इसको क्या करना होगा, याद करना होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि एंट सिस्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आंसर क्या है, फॉर्मिक एसिड। स्पिनच में क्या पाया जाएगा, तो ऑक्जेलिक एसिड, स्पिनच पालक को कह रहे हैं यहाँ पर। इसी तरीके से ऑल द एसिड मेंशन्ड एबव ऑकर इन नेचर, ये भी बोल रहा है कि ये नेचुरली ऑकरिंग क्या है, एसिड्स हैं। अब नेम ऑफ बेस, यहाँ पर कुछ बेस का नाम बताया गया है और किस चीज़ में मिलते हैं उसको बताया गया है। जैसे लाइम वाटर, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। तुम्हारे बुक में दिया भी गया है कि लाइम वाटर क्या होता है। तो यदि हम लोग चूना क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसको यदि हम लोग वाटर में मिलाते हैं तो इससे हमें लाइम वाटर मिलता है। CaOH का होल टू, यही क्या होता है, लाइम वाटर। तो यही हमें मिलता है कैसे, कैल्शियम ऑक्साइड को जब H2O में मिलाते हैं तो इसको तुम याद कर सकते हो, ये कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। विंडो क्लीनर बोल रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या होता है, बेसिक इन नेचर। सोप में क्या पाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसमें पाया जाता है, तो ये भी क्या है, बेसिक इन नेचर। अब ऐसा तो मत समझ लेना कि सोप है सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ऐसा नहीं है। सोप में पाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बात तुम समझो। इसी तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया VBI है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, यह एक एंटासिड होता है। जब हमें एसिडिटी होती है तो फिर हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको भी तुम्हें याद कर लेना है। तो ये सारे क्या हैं, बेसिक इन नेचर हैं। लाइम वाटर, विंडो क्लीनर, सोप, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सारे बेसिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर देखो, कैन आई टेस्ट मतलब बोलता है चखना, यहाँ पर कि क्या मैं चख करके सभी पदार्थों का को बता सकता हूँ कि कौन एसिड है या बेसिक है।
नो, हैव यू नॉट रेड द कॉशन, बोलता है वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंसेस। क्लियर लिख रहा है कि भाई अननोन सब्सटेंसेस को तो कभी चखना नहीं चाहिए, बहुत हार्म करेगा। आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स बहुत सारे मैंने तुम्हें बताया। यहाँ पर देखो जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है वो है, क्या है ये, लिटमस का बात बोल रहा है। तो लिटमस के बारे में ही यहाँ पर पढ़ा रहा है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। ये लिटमस क्या है, बहुत ही कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर है। इसे तुमने अपने लेबोरेटरी में जरूर देखा होगा। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। यहीं से क्वेश्चन आ गया तुम्हारा कि लिटमस हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, तो आंसर क्या है, लाइकेंस से प्राप्त करते हैं। इट हैज़ अ मॉव पर्पल कलर। इसका एक पर्पल कलर होता है इन डिस्टिल्ड वाटर। इसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर। दूसरा क्वेश्चन है कि ये पर्पल कलर का होता है। when added to an acidic solution it turns red and when added to basic solution it turns blue। क्लियर लिखा हुआ है कि जब इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो यह रेड में बदल जाता है, और जब इसको बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ये ब्लू हो जाता है। यही बात हमें याद रखना है, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन। ये देखो ये सॉल्यूशन के रूप में मिलेगा, लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। पेपर के स्ट्रिप में इसको, जैसे कि पेपर का एक स्ट्रिप है उसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूशन है उसमें डिप करेंगे, तो डिप करेंगे तो इस पर वो सारा चीज़ आ जाता है, और उससे हम लोग क्या बोलते हैं, लिटमस पेपर के नाम से जानते हैं। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, जैसा कि मैंने बताया। और ये देखो ये लाइकेन को दिखा रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये लाइकेन क्या है, तो एल्गी और फंजाई, तुम एल्गी के बारे में पता नहीं जानते हो या नहीं जानते हो, तो एल्गी और फंजाई ये दो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जब होता है तो लाइकेन का फॉर्मेशन होता है, और इसी लाइकेन से हमें यहाँ पर लिटमस मिल रहा है। और उस लिटमस को जब हम लोग पेपर में डिप करेंगे तो हमें लिटमस पेपर मिलता है। ठीक है, तो ये सारी बातें तुम्हें याद रखनी है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो एक्टिविटी 4.1 बोल रहा है, मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप, टम्बलर या फिर टेस्ट ट्यूब में। मतलब लेमन जूस लेना है किसमें, प्लास्टिक कप में, मतलब कि उसको वाटर के साथ मिलाकर हमें लेमन जूस लेना है। तुम जल्दी से बता दो बच्चों ये एसिडिक है या बेसिक है, तो आंसर है एसिडिक है। और यदि एसिडिक है तो इसमें यदि हम लोग ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे तो वह क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ये तुमने पहले ही पढ़ रखा है। ठीक है, पुट अ ड्रॉप ऑफ एवव सॉल्यूशन इन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर। अब देखो यदि हम लोग इसको रेड लिटमस पेपर पर यूज करते हैं तो कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इज देयर एनी चेंज इन कलर, तो आंसर है नो। अब इसको हम लोग यदि ब्लू लिटमस पेपर पर डालते हैं ड्रॉपर से तो वो क्या हो जाता है, रेड, जो कि बताता है कि ये क्या है, एसिडिक है। देखा तुमने, नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन कलर, यस इट विल चेंज इनटू रेड कलर। देख लिया तुमने। और यहाँ भी देखो चिल्ड्रेन परफॉर्मिंग लिटमस टेस्ट, ये देखो तो यहाँ देख सकते हो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया है। ठीक है, परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विथ फॉलोइंग सब्सटेंसेस। तो अब मैं यहाँ तुम्हें इन सब्सटेंसेस के बारे में बता देता हूँ कि ये एसिड है या बेस है, उसके बाद तुम खुद ही यहाँ पर लिटमस पेपर कौन सा यूज़ करें, उसका रंग कैसा चेंज होता है यह बता सकते हो। टैप वाटर ये न्यूट्रल होता है, डिटर्जेंट सॉल्यूशन बेसिक होता है, एरेटेड ड्रिंक ये भी बेसिक होगा, सोप सॉल्यूशन भी बेसिक होगा, शैम्पू भी बेसिक होगा, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, शुगर सॉल्यूशन भी न्यूट्रल होगा, विनेगर क्या होगा, एसिडिक होगा जो हम लोगों ने पढ़ा था, बेकिंग सोडा क्या होगा, ये बेसिक होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बेसिक होगा, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन भी बेसिक होगा, लाइम वाटर भी क्या होगा, बेसिक होगा।
इफ़ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर, इन सब सॉल्यूशन का डिस्टिल्ड वाटर में हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यदि हम लोग उसको टेस्ट करेंगे किससे, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर से, तो हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कैसे कलर चेंज होता है। इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंसेस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट, बिल्कुल जो सब्सटेंसेस न्यूट्रल होते हैं उस पर लिटमस का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस पेपर आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अब नया वर्ड आया हमारे पास कि न्यूट्रल सॉल्यूशन किसे कहेंगे, तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से तुम्हें लिखना होगा। तो दो सब्सटेंसेस विच आर, जो कि ना ही तुम्हारा बेस है और ना ही तुम्हारा एसिड है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। तो दो सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। मतलब कि ना वो एसिड है ना ही बेस है, तो वो क्या है, न्यूट्रल है। दीज सब्सटेंसेस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है कि ये सब्सटेंसेस जो कि ना ही एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा तुम्हारा कि न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या है। अब देखो यहाँ पर अब टर्मरिक को एक इंडिकेटर के रूप में दिखाता है। तो बच्चा लोग टर्मरिक भी क्या है, एक इंडिकेटर है और इसके बारे में यहाँ पर बता भी रहा है, देख सकते हो। यहाँ टर्मरिक के साथ जब बेस को मिलाएंगे तो ये देख सकते हो रेड ब्राउन कलर का ये कलर आता है। ये बात याद रखना कि टर्मरिक जो है वह एक ये भी इंडिकेटर है और टर्मरिक के साथ यदि बेस को मिलाया जाए तो रेड ब्राउन कलर देता है, तो हमें पता चल जाता है कि वह क्या है, बेस है। अब देखो यहाँ पर बोलता है एक्टिविटी के द्वारा तुम्हें सिखाया जा रहा है, बोलता है टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी होता है जो कि पीले रंग का होता है, तुम जानते हो, और यदि ये कपड़े पर लगे तो दाग भी हो जाता है। तो बोलता है टर्मरिक पाउडर लीजिए और ऐड अ लिटिल वाटर, इसमें थोड़ा सा हम लोग पानी मिला करके इसका एक पेस्ट बनाएंगे। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राई इट। मतलब कि हम लोगों को ब्लॉटिंग पेपर लेना है या फिल्टर पेपर या सिंपल पेपर भी लेकर के तुम घर में ट्राई कर सकते हो। टर्मरिक को उसके चारों ओर लगा देना है और उसे एकदम येलो कलर का बना देना है। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन, अब इसके थिन स्ट्रिप्स भी तुम काट सकते हो। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन, अब इस पर क्या डालना है, हमें सोप सॉल्यूशन डालना है। जल्दी से बता दो सोप सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक होता है। और यहाँ पर हम लोगों ने टर्मरिक का यूज किया है, ठीक है। तो जैसे ही टर्मरिक बेसिक सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है वहाँ रेड ब्राउन कलर होता है, रेड ब्राउन कलर देखने को मिलता है, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व रेड ब्राउन कलर देयर, ठीक है। और यहाँ पर देखो लाइम वाटर बनाने को बता रहा है, तो मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया है लाइम वाटर को। अब देखो यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे, यस यू कैन डू। बोलता है अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन अ शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर, तुम्हें वाइट पेपर लेना है, उस पर टर्मरिक पेस्ट को लगा देना है और जैसे ही इसको लगाएंगे और सुखा देंगे तो ये पीले कलर का होगा, जैसे तुम यहाँ पर देख सकते हो। अब बोलता है ड्रा अ ब्यूटीफुल फ्लावर विथ सोप सॉल्यूशन, अब बस तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, सोप सॉल्यूशन को लेना है। अब यदि सोप सॉल्यूशन से मतलब कि ये हल्के से देख सकते हो ले रहे हैं, तो उससे जहाँ जहाँ हम लोग टच करेंगे वहाँ वहाँ रेड ब्राउन होना ये शुरू हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ अ कॉटन बड, तो यहाँ देख सकते हो एक कॉटन बड को हम लोगों ने लिया है जिससे कि कान साफ भी करते हैं, ठीक है। तो उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर जैसा जैसा उसको हम लोग घुमाएंगे वैसा वैसा यहाँ लाल कलर जैसे पेन से लिखते हैं ना वैसा आते जाएगा। यू विल गेट अ ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड, और तुम्हें एक बहुत सुंदर ग्रीटिंग कार्ड देखने को मिलेगा। सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन
टेबल 4.3 एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस। यू मे ट्राई सॉल्यूशंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस ऑल्सो। तो तुम देखोगे जो भी बेसिक सब्सटेंस हैं वे जब टर्मरिक से संपर्क में आएंगे तो उनका लाल और भूरा रंग का इस तरीके से रेड ब्राउन कलर का उसमें चेंज देखने को मिलेगा। समझ गए। अब बताता है यहाँ पर चाइना रोज फ्लावर एन इंडिकेटर। तो देखा तुमने कितने सारे इंडिकेटर्स बताए, ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। जैसे सबसे पहले किसके बारे में बताया, सबसे पहले हमें लिटमस के बारे में बताया गया है, वो याद कर लेना है हमें। उसके बाद हमें टर्मरिक के बारे में बताया गया है, उसको याद कर लेना है। अब जो थर्ड हमें इंडिकेटर बताया जा रहा है वह है चाइना रोज, गुड़हल का फूल देखा है तुमने, उसी को एक हम लोग इंडिकेटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर गुड़हल का फूल है, इसको इंडिकेटर के रूप में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यानी इसका हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट निकाल कर रखा है। तो क्या होता है जब इसको हम लोग बेस में डालेंगे तो देख सकते हो ये हरे रंग का हो जाएगा। तो हम पता कर लेंगे कि जैसे ही ये ग्रीन में चेंज हो जाता है इसका मतलब ये क्या है, बेस है। लेकिन जब इसको एसिड में डालेंगे तो ये मैजेंटा कलर का हो जाता है, डार्क पिंक और मैजेंटा कलर का हो जाता है। ठीक है, यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ तुम्हें, ये देखो लिखा भी हुआ है कि एसिडिक सॉल्यूशन में जब हम लोग किस चीज़ को डालते हैं, चाइना रोज इंडिकेटर को डालते हैं तो डार्क पिंक या मैजेंटा कलर वह देता है, और बेसिक सॉल्यूशन में यह ग्रीन कलर देता है। तो ये वीवीआई पॉइंट हो गया चाइना रोज से रिलेटेड। तो चाइना रोज क्या है, एक इंडिकेटर की तरह इसको यूज़ कर रहे हैं। जब हम लोग एसिड में डालेंगे तो डार्क पिंक कलर देगा, तो हम लोग पहचान जाएंगे कि वह एसिड है। और जब हम लोग बेस में डालेंगे तो वह ग्रीन कलर का हो जाएगा, तो हम लोग पहचान जाएंगे कि वह क्या है, बेस है। समझ गए। इस तरीके से एसिड ये जो है इंडिकेटर के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखो एक्टिविटी 4.3 क्या बोल रहा है, कलेक्ट सम चाइना रोज गुड़हल पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर, ऐड सम, यहाँ से नीचे लिखा हुआ है, बोलता है ऐड सम वार्म वाटर, उसमें कुछ गर्म पानी डालना है। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड। अब यूज द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर, add 5 drops of indicator to each of the solution given in 4.4। तो ये 4.4 टेबल, ये देखो यही है 4.4 टेबल। तो तुम देख सकते हो कि ये जो शैम्पू है, ये जो लेमन जूस है, ये अपने इसका जो एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर जिससे मैंने बताया कि शैम्पू क्या है, शैम्पू बेसिक होता है, ये एसिडिक होता है, ये भी बेसिक होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये क्या होता है, बेसिक होगा। विनेगर एसिडिक होगा। शुगर सॉल्यूशन ये तो न्यूट्रल हो जाएगा तुम्हारा। कॉमन साल्ट सॉल्यूशन भी न्यूट्रल होगा। तो इस तरीके से जो एसिड है उसमें यदि हम लोग डाल रहे हैं किस चीज़ को, चाइना रोज इंडिकेटर को, तो वो कैसा चेंज हो जाएगा, वह डार्क पिंक या मैजेंटा कलर देगा। जबकि बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो ग्रीन देगा। तो इस तरीके से तुम इसको भर सकते हो। पहेली, ब्राउट द फॉलोइंग पहेली। तो तुम इस पहेली को थोड़ा सुलझाओ, खुद से ही सुलझाओ कि कॉफ़ी इज़ ब्राउन एंड बीटर इन टेस्ट। तो कॉफ़ी बीटर इन टेस्ट है। अब तुम बताओ कि क्या ये एसिडिक है या बेसिक है। The teacher is requested to get the dilute solution of the following chemicals from his her school laboratory or from a nearby school, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो टीचर ने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया कि डाइल्यूट मतलब पतला करके पानी मिला हुआ। तो क्या क्या पानी मिला हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। मैं बता दूं बच्चों ये जो एसिड्स होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, तो इसको तो खुद से तुम्हें इस प्रयोग को करना भी नहीं है। और कभी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड जब होते हैं, यानी इसमें जब पानी नहीं मिला होता है, तो इसको टच तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बोलता है उसके साथ ही एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ तुम्हें पहचान लेना है पहले कि एसिडिक कौन है और बेसिक कौन है। तो ये देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl जो कि एसिडिक है।
सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 जो कि क्या है, एसिडिक है। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 जो कि क्या है, एसिडिक है। और एसिटिक एसिड होता है CH3COOH जो कि क्या है, एसिडिक होता है। बाकी यदि इसकी बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेसिक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेसिक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेसिक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में पूछेगा। तो बोलेगा कि राइट डाउन नेम ऑफ सम एसिड्स, तो ये नाम तुम यहाँ पर लिख सकते हो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और राइट डाउन द नेम ऑफ सम बेसेस, तो ये बेस का एग्जाम्पल यहाँ पर तुम दे सकते हो। देखा तुमने, ये तुम्हें याद करना चाहिए, ये तुम याद कर लो, ठीक है। तो अब बोलता है, क्या बोलता है कि लिटमस पेपर का इफेक्ट क्या होगा, टर्मरिक पेपर का इफेक्ट क्या होगा, चाइना रोज सॉल्यूशन का इफेक्ट क्या होगा। तो तुमने देखा एसिड के साथ कैसे जो हमारा लिटमस पेपर है कलर चेंज करता है, फिर टर्मरिक चेंज करता है, चाइना रोज कैसे कलर चेंज करता है। इस तरीके से इसको हम लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पर। अब चलो यहाँ पर थोड़ा सा एसिड रेन के बारे में बता रहा है। अब एसिड रेन कैसा होता है, देखो ध्यान से। तो क्या होता है कि हमारा जो पृथ्वी है उसमें बहुत सारे पॉल्यूशन होता है। इस पॉल्यूशन में क्या होता है कि CO2 हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें चला जाता है। इसी तरीके से SO2 भी कहाँ चला जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर में। इसी प्रकार से NO2 भी कहाँ चला जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर में। और जब एटमॉस्फेयर में ये पानी के बूंदों के साथ मिलते हैं तो डिफरेंट प्रकार के एसिड्स का निर्माण करते हैं। जैसे SO2 पानी से मिलता है तो H2SO4 नामक एसिड बनाता है। NO2 मिलता है तो HNO3 नामक एसिड बनाता है। और CO2 कार्बोनिक एसिड में बदल जाता है, यानी H2CO3 का फॉर्मेशन करता है। अब देखोगे जब ये एसिड का रूप ले लेते हैं तब बारिश की बूंदों के साथ यही एसिड फिर वापस हमारे पृथ्वी पर बरसता है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। चलो हम लोग देख लेते हैं हमारे बुक में क्या क्या बात लिखा गया है, एकदम क्लियर देख सकते हो। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन, नाउ यू आर फैमिलियर, क्योंकि तुम्हें अब पता है एसिड रेन क्या होता है। तो जब रेन के साथ एसिड भी बरसता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन। हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? As the name indicates, the rain containing excess of acid is called an acid rain. तो यदि तुमसे पूछेगा what is acid rain, तो the rain which containing the rain which contains, ऐसे भी लिख सकते हो, the rain which contains acids called as acid rain, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन कहते हैं। समझ गए? तो वैसा बारिश जिसमें एसिड हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड रेन। तो सिर्फ एसिड बरसता है नहीं भाई, पानी के साथ एसिड है, समझ रहे हो ना। वेयर डू दीज एसिड्स कम फ्रॉम, अब ये एसिड्स कहाँ से आते हैं, तो ये मैंने पूरा प्रक्रिया तुम्हें बताया ऊपर कि एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो, द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो नाम लिखा हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज्ड इनटू एयर एज पॉल्यूटेंट्स, ये पॉल्यूटेंट्स होते हैं और जब ये रिलीज होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जाते हैं, डिजॉल्व इन रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसिड। जैसे CO2 से कार्बोनिक एसिड, SO2 से सल्फ्यूरिक एसिड, NO2 से नाइट्रिक एसिड, ऐसे ये बनता है। अब एसिड रेन कैन काउज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दैट्स वाई इट इज़ वेरी हार्मफुल, इसीलिए क्या होता है, बहुत हार्मफुल होता है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ दीज सॉल्यूशंस, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4 पॉइंट। तो यहाँ पर देखो, ये जो हम लोगों ने ये जो एसिड्स लिया था, बेस लिया था, उसको यहाँ पर इन 3 ये जो हमारा इंडिकेटर है उससे चेक करते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग को पढ़ना है, न्यूट्रलाइजेशन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? तो बच्चा लोग, जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है, बेस से,
तो ये एक दोनों के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी एसिड बेस के प्रभाव को और बेस एसिड के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसे ही हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आर यू गेटिंग मी और नॉट? क्या बोल रहा है? when acid and base combine together they neutralize each other। वो क्या करते हैं? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। that this is called as neutralization। गॉट इट? तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए कि न्यूट्रलाइजेशन क्या है तो तुम ऐसे बोल सकते हो, वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, एंड बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज मिक्सड विथ अ बेस। जब एसिड को बेस से हम लोग मिक्स करेंगे तो क्या होगा, वही यहाँ पर बोल रहा है। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज्ड सो फार, इट इज़ कॉल्ड फिनोप्थेलिन। अब आ गया यहाँ फिनोप्थेलिन। तो सबसे पहले तुम समझो फिनोप्थेलिन क्या है। यह भी एक इंडिकेटर है बच्चा लोग। तो फिनोप्थेलिन क्या है? दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेटर, यह भी एक इंडिकेटर है जिससे हम लोग एसिड और बेस को टेस्ट कर सकते हैं। तो कैसे टेस्ट होगा? जब फिनोप्थेलिन को बेस में डालेंगे तो वह पिंक कलर का हो जाता है, और जब फिनोप्थेलिन को हम लोग एसिड में डालेंगे तो वो कलरलेस हो जाता है, कलरलेस। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे ही बेस में डालेंगे ये पिंक हो जाएगा, और जब एसिड में डालेंगे तो ये कलरलेस हो जाएगा। तो ये फिर आसानी से हम लोग चेक कर सकते हैं फिनोप्थेलिन को। समझ रहे हो? चलो, तो इसी को अब हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं जो यहाँ पर बता रहा है। तो देखो इस एक्टिविटी में क्या कह रहा है, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। तुम्हें इसको डेमोन्स्ट्रेट टीचर तुम्हारे करेंगे, तुम्हें नहीं करना है। बोलता है फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी तुम्हें एक टेस्ट ट्यूब लेना है। इस तरीके से टेस्ट ट्यूब लेंगे और इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास HCl है और वो डाइल्यूटेड है, और उसी को हम लोगों ने लिया है। नोट डाउन इट्स कलर, तो इसका कलर देखोगे कि हल्का ये पीला टाइप हल्का सा ये होता है। अब इसमें पानी ज़्यादा मिले रहेगा तो बहुत कम हल्का सा एकदम रंग रहेगा, मतलब कि ये समझो कि कलरलेस टाइप का ही लगेगा। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन कैसा कलर का होता है? तो ये कलरलेस होता है। solution also add 2-3 drops of the indicator to the acid। अब जैसे मैंने बताया ये एसिड कलरलेस ही रहेगा, उसी टाइप का रहता है, और इसमें हम लोग 2 से 3 ड्रॉप क्या डालते हैं? फिनोप्थेलिन। तो तुम जल्दी से बताओ इसमें यदि हम लोग फिनोप्थेलिन डालेंगे तो कैसा कलर होगा? तो आंसर है ये कलरलेस होगा। ये तो हम लोगों ने देखा है कि ये क्या हो जाएगा, कलरलेस होगा, क्योंकि जब हम लोग एसिड में फिनोप्थेलिन डालते हैं तो वो कलरलेस होता है। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली, तो इसको यदि हम लोग शेक करेंगे तो वाजिब सा बात है यहाँ पर कलरलेस ही ये रहेगा। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड? आंसर है नो, कोई हम लोग चेंज यहाँ देखते हैं नहीं है। एड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय अ ड्रॉपर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर यदि हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेंगे तो यह क्या है? बेस है। क्या है? बेस। तो यहाँ पर बोलता है कि अब हम लोग ऐड कर रहे हैं बेस को, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं इसमें। तो तुम देखोगे क्या हो रहा है यहाँ पर, स्टर द ट्यूब जेंटली, और जिस ट्यूब में हम लोगों ने ये सारा लिया था उसको धीरे धीरे हम लोगों को घुमाना है। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? यस, क्योंकि अब जो है वो एसिड है, सॉरी यहाँ पर बेस है, और ट्यूब में हमारा फिनोप्थेलिन भी है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे क्या होगा, पिंक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुम जानते हो फिनोप्थेलिन जब बेस से मिलता है तो क्या होता है? पिंक होता है। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स, यानी कि जब तक पिंक कलर ना आ जाए उसको हम लोग को क्या करना है? हिलाते रहना, मतलब बूंद बूंद डालते रहना है। नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब हम लोगों को क्या करना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है। तो अब हमारे पास पिंक सॉल्यूशन हो गया, अब इसमें हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, ठीक है।
व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस। तो देखो ध्यान से देखना क्या क्या हो रहा है, तुम कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। ये देखो, ये यहाँ पर पिंक सॉल्यूशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये जो बेस है वो बेस ज़्यादा बेस है, एसिड कम है। लेकिन जब फिर से हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालते हैं तो बेस के साथ क्या मिल रहा है, एसिड भी मिल रहा है। ठीक है, और बेस के साथ एसिड मिल रहा है तो जो एसिड है बेस को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज करते जा रहा है, और धीरे धीरे वो सॉल्यूशन क्या हो रहा है, एसिडिक होना शुरू हो रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे फिर वो एसिडिक होगा तो फिर से पिंक कलर क्या होगा, गायब होते जाएगा। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इज देयर एनी चेंज इन कलर। तो तुम देखोगे कभी वो पिंक हो रहा है, कभी पिंक से गायब हो रहा है। द सॉल्यूशन अगेन बिकम पिंक इन कलर। तो ये जो हम लोगों ने प्रक्रिया किया था, इसके बाद फिर से हम लोग यदि बेस को ऐड करेंगे तो फिर से वो पिंक होना शुरू कर देगा। इट इज एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक फिनोप्थेलिन गिव्स अ पिंक कलर। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि फिनोप्थेलिन बेस के साथ मिलता है तो क्या करता है। तो आंसर है, जब फिनोप्थेलिन बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस क्या है, यहाँ देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है ये बेस है, ये बेस है, और HCl क्या है, एसिड है। ठीक है ना, तो बोलता है कि जब फिनोप्थेलिन को हम लोग प्लस बेस मिलाएंगे तो ये क्या देगा, पिंक कलर देगा, एकदम याद कर लेना। और फिनोप्थेलिन प्लस हम लोग एसिड मिलाएंगे तो कलरलेस रहेगा, ये भी क्या करना, याद कर लेना। ऑन द अदर हैंड व्हेन सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन्स कलरलेस। ठीक है, क्योंकि फिनोप्थेलिन जब एसिड से मिलता है तो वो कलरलेस ही रहेगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो, when an acidic solution is mixed with a basic solution both the solution neutralizes the effect of each other। ये मैंने अभी तुम्हें बताया था, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। कि जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं इफेक्ट्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amounts, both the acidic nature of the acid and the basic nature of base are destroyed। यानी कि एक दूसरे के प्रभाव को काट देते हैं जिसके कारण वह न्यूट्रलाइज हो जाता है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो जो सॉल्यूशन अब हमारे पास है वह ना ही एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। Touch the test tube immediately after neutralization. What do you observe? In neutralization reaction, heat is always produced। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन सारा यहाँ पर आते जा रहा है कि जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद एसिड और बेस में क्या बचता है। तो आंसर है कि वहाँ ना एसिडिक नेचर होगा और ना ही बेसिक नेचर होगा। दूसरा क्वेश्चन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद क्या पैदा होता है। तो आंसर है कि वहाँ हीट जनरेट होता है। याद रखना कि इस रिएक्शन में हीट जनरेट होता है और इवॉल्व्ड। तो इस तरीके से इसको एक्सोथर्मिक भी रिएक्शन भी कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, वैसा रिएक्शन जिसमें हीट जनरेट होता है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर तुम इसको भी लिख सकते हो। नाउ the evolved heat raises the temperature of the reaction mixture। और यहाँ पर हीट इवॉल्व होता है इसलिए वो क्या करता है, उसको उस मिक्सचर के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। अब बोलता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड साल्ट। तो हम लोग देखेंगे जब एसिड प्लस बेस मिलता है तो बनता है साल्ट प्लस वाटर। इस बात को हमें याद कर लेना है कि एसिड और बेस जब मिलता है तो एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देता है और साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। साल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। अब जो साल्ट बन रहा है वह एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। कैसे, देखो जब एसिड का ज़्यादा प्रभाव रहेगा और बेस का कम प्रभाव रहेगा तब ये साल्ट कैसा बनेगा, एसिडिक साल्ट बनेगा। जब बेस ज़्यादा
इफेक्टिव होगा और एसिड कम इफेक्टिव होगा तब ये जो साल्ट है वह बेसिक साल्ट होगा। लेकिन जब बराबर एसिड और बेस बराबर पावर के होंगे, बराबर इनका कंसंट्रेशन होगा, तब ये जो साल्ट बनेगा वह न्यूट्रल साल्ट बनेगा। समझ रहे हो? दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। तो वाह, न्यूट्रलाइजेशन का तो यहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छे से दिया भी है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। Salt and water are produced in this process with the evolution of heat। तो देखो यहाँ एसिड प्लस बेस बना क्या, साल्ट प्लस वाटर, हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है। तो यही डेफिनेशन तुम लिख सकते हो कि जब एसिड और बेस एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसमें साल्ट और वाटर बनता है। और साथ में ये जो इक्वेशन दिया गया इसे भी तुम लिख दोगे तो बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। जैसे देखो, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। जैसे कि हमारे पास HCl है जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोलते हैं NaOH। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है और वाटर बनता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं HCl प्लस NaOH, और इससे बनता है NaCl प्लस H2O। देखा तुमने? तो यह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है, एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और दोनों को मिलने से एक साल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है। तो यह क्या है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का उदाहरण है। विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल। तो तुम्हें पता है यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो ये हॉट होगा क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर रेज होगा। इस तरीके से तुम यहाँ पर इसे लिख सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहला है इंडाइजेशन, यानी कि अपच। क्या बोल रहा है, आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे की क्लास में आप पढ़ोगे कि जो हमारा स्टमक है उसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, यानी कि हमारे स्टमक में अपने आप से ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है और वो रिलीज होता है। ठीक है, इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। और ये क्या मदद करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन है जो कि इस मतलब 7th में ही पूछा गया है, तो हम लोग सिंपल सा बोल सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक से निकलता है और इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड। ठीक है, एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 2, बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक काउजेज इंडाइजेशन। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा तो ये इंडाइजेशन को काउज करता है, मतलब एसिडिटी को भी काउज करता है, मतलब कि पेट में तुम्हारा जलन होगा और कभी कभी ये दर्द भी करेगा। समटाइम्स इंडाइजेशन इज पेनफुल, पेट में दर्द भी अनुभव होगा। टू रिलीव इंडाइजेशन, अब देखो, अब यहाँ से बात है कि तुम्हारे स्टमक में कौन सा चीज़ बढ़ गया है, एसिड बढ़ गया है। तो इसको न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ बेसिक चीज़ों का सेवन करना पड़ेगा, यानी कि कुछ बेसिक चीज़ हम लोगों को खाना पड़ेगा। वी टेक एन एंटासिड, यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, एक एंटासिड लेते हैं, एंटासिड। और ये एंटासिड कैसा नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। क्यों ऐसा सोचो, क्योंकि एसिड को कौन न्यूट्रलाइज कर देगा, बेस न्यूट्रलाइज कर देगा, और जिससे कि ये जो एसिड है न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमें पेन नहीं होगा, इंडाइजेशन से छुटकारा मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, क्वेश्चन पूछेगा तो हम एंटासिड लेते हैं, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यहाँ से नया क्वेश्चन पूछेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, तो वह एक एंटासिड है। ठीक है, इसको बोलते हैं MgOH का होल 2, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और यही होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखा तुमने कितने सारे क्वेश्चन हो गए। विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो एक और क्वेश्चन हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एक एंटासिड है। एंटासिड क्या होता है, जो एसिडिटी होने पर हम लोग यूज़ करते हैं। अब एंटासिड से क्या फ़ायदा है, वह
एसिड के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब एंटासिड में होता क्या है, तो बेस होता है। देखा तुमने? तो ये सारे क्वेश्चन, कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ से हो सकते हैं एग्जाम के लिए। इट न्यूट्रलाइजेज द अफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। क्यों न्यूट्रलाइज करेगा, जल्दी से बता दो, क्योंकि ये बेसिक इन नेचर होगा। अब एंट बाइट, when an ant bites it injects an acidic liquid formic acid। तो यहाँ से तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। एंट मतलब चींटी, जानते हो तुम, और चींटी जब काटता है तो हमारे शरीर में एक एसिड को छोड़ देता है, और वह कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ पर से क्वेश्चन आ गया कि चींटी के डंक में, चींटी के बाइट में क्या होता है, आंसर है फॉर्मिक एसिड। इनटू द स्किन, the effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda। अब देखो, यदि एसिड को वो हमारे शरीर में छोड़ देता है तो हमें वहाँ पर जलन का अनुभव होता है। अब तुम्हें बताना है, ये तो एक एसिड है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो आंसर है बेस का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हो, बेकिंग सोडा को यदि वहाँ पर रब कर दिया जाए तो हमें कुछ राहत मिलता है। तो बेकिंग सोडा क्या है, यानी कि नेचर में बेसिक इन नेचर है। बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब देखो, या तो बोलता है बेकिंग सोडा या तो कैलामाइन सॉल्यूशन को हम लोग को यूज़ करना है, विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन है, कैलामाइन में क्या है, जिंक कार्बोनेट है। देखा तुमने, कितने सारे क्वेश्चंस होते जा रहे हैं। यदि इन सारे क्वेश्चंस को तुमने नहीं याद किए हैं तो तुम एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाओगे। सॉइल ट्रीटमेंट, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। तुम जानते ही हो कि अच्छे फसल के लिए हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, और यदि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाए तो सॉइल को क्या कर देगा, एसिडिक कर देगा। अब ध्यान से फिर से सुन लो, क्या कर देगा, एसिडिक। एंड प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। यदि सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो या बहुत ज़्यादा बेसिक हो तो वहाँ पर प्लांट नहीं उगते हैं, या फिर बोलेंगे कि जो हम लोग फसल लगा रहे हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि वो खास पीएच लेवल पर वहाँ पर फसल उगता है। When the soil is too acidic, अब देखो, यदि सॉइल टू एसिडिक हो गया तो उसको क्या करना पड़ेगा, यस, उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो किस चीज़ से ट्रीट किया जाएगा, जल्दी से बता दो, यस, कोई बेस का यूज़ किया जाएगा। तो इट इज़ ट्रीटेड विथ बेसेस लाइक क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि वहाँ पर क्विक लाइम हमें डालना पड़ेगा या स्लेक्ट लाइम डालना पड़ेगा। अब यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन, यदि सॉइल एसिडिक होगा तो क्या डालेंगे, तो बेस को डालेंगे। दूसरा क्वेश्चन, बेस का नाम बताइए, तो क्विक लाइम या फिर स्लेक्ट लाइम। तीसरा क्वेश्चन, क्विक लाइम क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। चौथा क्वेश्चन, स्लेक्ट लाइम क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। देखा कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो हमारा टॉपिक है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, ऑब्जेक्टिव में। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, अब देखो, यदि सॉइल बेसिक इन नेचर हो गया है, मतलब ज़्यादा बेसिक हो गया है, तब क्या डालेंगे, तो बोलता है ऑर्गेनिक मैटर, कंपोस्ट को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज एसिड विच न्यूट्रलाइजेज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। ठीक है, मतलब क्या कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वह क्या रिलीज़ करता है, एसिड, और हमारा सॉइल ज़्यादा बेसिक हो गया है तो उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा। बस यही सोचना है कि जब एसिड होगा तो बेस से न्यूट्रलाइज करेंगे, जब बेस होगा तो एसिड से न्यूट्रलाइज करेंगे। फैक्ट्री वेस्ट, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। अब फिर से देखो, जो फैक्ट्री वेस्ट है उसमें ज़्यादा एसिड यदि है तो इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज द एसिड्स विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। वाजिब है कि जब इन कचड़े को जब वाटर बॉडीज़ में डाला जाएगा तो क्या होगा, वहाँ का पानी एसिडिक होगा, जो कि वहाँ के फिश और अदर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या करेगा, बहुत हार्म करेगा।
द फैक्ट्री वेस्ट आर देयर फॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। तो इस तरीके से जो फैक्ट्री वेस्ट है उसको बेसिक सब्सटेंसेस डाल करके क्या किया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है, जिससे कि वो फिर उतना प्रभावकारी ना हो और हार्म ना करे। एसिड किसे कहते हैं, एसिडिक क्या है, बेस क्या है, बेसिक, इंडिकेटर, न्यूट्रल, न्यूट्रलाइजेशन, साल्ट, सारा चीज़ तुम्हें बता दिया गया है। और इस तरीके से ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। तुम ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताना कि तुम्हें क्या समझ नहीं आया और क्या अच्छा लगा। थैंक यू।